हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मेरा जो पहला वीडियो था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, उसको आप लोगों ने देखा, काफ़ी एंजॉय किया और सब्सक्राइब भी काफ़ी किए हैं। और इससे ऐसा लगता है कि आप लोग को पसंद आया। इसके जो कुछ न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम हमने डिस्क्रिप्शन में दिया था, उसका सॉल्यूशन आज के वीडियो में हम करेंगे। और नेक्स्ट चैप्टर के लिए भी हम न्यूमेरिकल्स प्रोवाइड करेंगे और के स्पेशल क्लासेस जो आपको इसमें देंगे, जो केवल न्यूमेरिकल बेस्ड ही होगा। अभी हम लोग थ्योरेटिकल करेंगे और कुछ न्यूमेरिकल्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। आज हम जा रहे हैं डिस्कस करने के लिए कूलम्स लॉ, और प्लस जो कल का जो मेरा दिया हुआ था न्यूमेरिकल प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन में, उसका सॉल्यूशन हम आज प्रोवाइड करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कूलम्स लॉ। जैसा कि आपको बता चुके थे कि इसमें हम लोग चार्ज के कैरेक्टर को स्टडी करते हैं। कैरेक्टर में क्या देखेंगे, चार्ज कितना फोर्स अप्लाई करेगा। तो इसमें कूलम्स ये बताया कि जो चार्जेस होते हैं इन दोनों के बीच में, कोई भी दो चार्ज के बीच में क्या होगा, एक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होगा, फोर्स काम करेगा। मान लीजिए कि ये पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पर पॉजिटिव है चार्ज, तो कैसा होगा फोर्स, दोनों के बीच में रिपल्सिव फोर्स होगा। उसी तरह से अगर यहाँ पर एक अपोजिट नेचर का होगा, तब दोनों के बीच में कैसा होगा, निगेटिव चार्ज, निगेटिव आपका इसमें फोर्स लगेगा। कहने का मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा। लेकिन हमको जो देखना है कि आखिर कूलम्स लॉ इसमें क्या प्रभाव, हम लोग तो पहले से जानते हैं कि पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्सन होता है, उसका नेचर था, और पॉजिटिव निगेटिव अट्रैक्शन होता है। कूलम्स लॉ एक्चुअली क्वांटिटेटिव, मतलब उसका वैल्यू कितना होगा, इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो कितना फोर्स होगा, इसके लिए हम लोग को फार्मूला कूलम्स लॉ प्रोवाइड करता है। मतलब ये बेसिकली क्या है, इट इज द क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द टू चार्जेस। मान लीजिए यहाँ पर आपका Q1 चार्ज है, ठीक है, और दूसरा चार्ज यहाँ पर हम ले रहे हैं जो Q2 चार्ज है। सपोज कीजिए जो मेरा पॉइंट है, दिस इज एट पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। एक चीज और इसमें आता है कि कूलम्स लॉ डील्स विद द चार्जेस विच आर पॉइंट चार्जेस। पॉइंट चार्ज पे ही वो एप्लीकेबल है। पॉइंट चार्ज का सर मीनिंग क्या, इन दोनों के बीच में कुछ न कुछ सेपरेशन होगा, और चार्ज जिस बॉडी पे एग्जिस्ट कर रहा है उसका कोई ना कोई क्या होगा, उसका साइज होगा। तो इसके साइज का मतलब होता है डायमीटर, जिस पे वो चार्ज कैरी कर रहा है। तो ये जो हमारा जो डायमीटर है, और सेपरेशन, अगर डायमीटर से बहुत ज़्यादा हमारा सेपरेशन होगा, माने इन कंपैरेटिव to the distance, if this diameter is very small, then we consider the charge as to be a point charge। तब हम लोग इसको क्या कहते हैं, पॉइंट चार्ज। बात समझ गए। तो ये जो पॉइंट चार्ज है, इसमें ही हमारा कूलम्स लॉ अप्लाई करता है। तो सर आप जो बता रहे हैं कि इसके बीच होगा, अगर कोई साइज है, इस तरह का ऑब्जेक्ट है, इस पर चार्ज होगा, कोई और बॉडी है जिस पे चार्ज है, तो इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर हमको कैलकुलेट करना है तो हम क्या करेंगे। तो क्या कूलम्स लॉ काम नहीं करेगा, क्या नहीं करेगा यहाँ पर काम। इसके लिए हमको आगे पढ़ेंगे हम लोग गॉस लॉ अप्लाई करना। गॉसियस लॉ आएगा जो बताएगा कि अगर इसका साइज है, उस कंडीशन में हम फोर्स ऑफ इंटरेक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे। अभी हम लोग का फोकस क्या रहेगा, अभी मेरा फोकस होगा आपका कूलम्स लॉ। ये कहता है कि जो दोनों के बीच में फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। इसका जो मैग्नीट्यूड है, ठीक है, और दूसरे जो चार्ज है वो मैग्नीट्यूड इस दूसरे चार्ज का इसके प्रोपोर्शनल होगा। एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, अगर इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को मैं r मान लूं, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। दोनों को अगर कंबाइन करते हैं तो f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अगर इसके वैल्यू को हम Q1 ले लें तो ऐसे भी लिख सकते हैं Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, अब एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी यहां पर आता है, मतलब f इज इक्वल टू हमारा होगा, ध्यान दीजिएगा, K इंटू Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। ये जो कांस्टेंट K है, ठीक है, जिसका वैल्यू डिपेंड करेगा मीडियम पर। हर एक सिस्टम में इसका अलग अलग वैल्यू होता है। इस K को हम लोग कहते हैं कूलम्स कांस्टेंट, क्योंकि कूलम भी दिया है इसीलिए इसको कूलम्स कांस्टेंट। एक और नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, ठीक है, जिसका वैल्यू किस पर डिपेंड करेगा, मीडियम पर डिपेंड करेगा कि किस मीडियम में हम इसको यूज कर रहे हैं। मतलब यहां पर अगर करें K का वैल्यू डालें तो हमारा होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1
Q2 बाय आर स्क्वायर, ये हमारा K का जो आपका अप्लाई जो किए हैं K का वैल्यू होगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ये हुआ K का वैल्यू कांस्टेंट का, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट है, जो कूलम कांस्टेंट है, उसका वैल्यू है। इसका वैल्यू कैलकुलेटेड इन एसआई सिस्टम, जो ये वैल्यू है, तो ये 1/4 एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू आता है आपका 9 इंटू 10⁹9। यूनिट देखिए यहाँ पर न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, क्या होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। दिस इज ऑल अबाउट द वैल्यू ऑफ 1/4 एप्सिलॉन नॉट का आपका वैल्यू होता दिख रहा होगा साफ साफ। यहाँ थोड़ा सा बोर्ड के साइड में आ गए हैं, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर उसका यूनिट होगा कांस्टेंट का। ठीक है, इसको आप लोग नोट कीजिए। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला क्या हुआ स्टूडेंट्स, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ये स्केलर फॉर्म है, आगे हम डिस्कस करेंगे इसका वेक्टर फॉर्म कैसा होगा। इसमें आप एक टर्म देख रहे हैं एप्सिलॉन नॉट, पहली बार इससे आपका हो रहा है इंटरेक्शन की एप्सिलॉन नॉट क्या है। एप्सिलॉन नॉट जो है वास्तव में इसको कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस का मतलब हो गया वैक्यूम या एयर, दोनों में फ्री स्पेस का इस्तेमाल किया जाता है। सर इसका वैल्यू क्या होता है, इसका वैल्यू हो गया आपका 8.85 इंटू 10⁻⁻12, और जो उसका जस्ट यूनिट उल्टा होगा, उसमें क्या था न्यूटन -1 मीटर -2 और कूलम स्क्वायर, ये यूनिट है इसका एप्सिलॉन नॉट का। ये एग्जाम में पूछा भी जाता है आपको कि एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का यूनिट क्या होगा, तो इसका यूनिट होगा जस्ट अपोजिट ऑफ के का क्या था न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा न्यूटन -1 मीटर -2 कूलम स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट। वैल्यू आपको हम यहाँ प्रोवाइड किए। ठीक है, तो ये मेरा जो वैल्यू है ये क्या है कंप्लीट हमारा ये स्केलर फॉर्म है इसका। लेकिन आपको एक बात की जानकारी होनी चाहिए कि वास्तव में फोर्स आपको मालूम है कि कैसा है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये डिमांडिंग है कि वेक्टर फॉर्म इसका कैसा है, और वो ज़्यादा यूजफुल है, तो हम लोग इसको डिस्कस करें कि आखिर कूलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म कैसा होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो होगा वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। ठीक है, इसको नोट कीजिए। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पोर्शन है। आप क्लास 11 में जो वेक्टर को स्टडी किए होंगे तो उसका थोड़ा कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होगा। देखिए, इसके लिए हम एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पर विचार करते हैं। लेट इट बी एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ पर है, और ये मान लिया y है, और इधर आपका z है। z का यूज नहीं कर रहे हैं, लेकिन बस यहाँ शो करते हैं। सपोज कीजिए कि चार्ज इस प्लेन में आपका एक Q1 चार्ज है, ठीक है, और यहाँ पर चार्ज Q2 सिचुएटेड है। दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो r है। ठीक है, इसको लीजिए पॉइंट A, और ये पॉइंट मेरा B है। ओरिजिन इसका O है। ये जो चार्ज सिचुएटेड है A पॉइंट पर, Q1 चार्ज है, तो इसको हम अगर पोजीशन वेक्टर से डिनोट करेंगे, इसका पोजीशन क्या है, यहाँ पर है R1। R1 इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज एट A Q1 का। और उसी तरह से इसके रेस्पेक्ट में जो इसका पोजीशन वेक्टर हुआ किसका, Q2 चार्ज का, लेट इट बी R2, ये R2 है। ठीक है, और आपको मालूम होगा कि इस डायरेक्शन से इधर जाएंगे, ये जो चीज़ है यहाँ तक, ये इसको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोलते हैं, और इसमें भी डायरेक्शन होता है। मतलब इस जगह सबको हम लेकर के अगर चलें तो R1 क्या चीज़ है, इसको बारी बारी से डिस्क्राइब करते हैं, आसानी होगा समझने में आपको। R1 जो है वास्तव में हमारा पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज Q1 का पोजीशन वेक्टर है। R2 जो है आपका वो क्या है, ये है पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज Q2 का पोजीशन वेक्टर है, राइट। इसके बाद यूनिट वेक्टर, इसका वैल्यू R है, यहाँ से A से B और B से जाएंगे तो पर भी वैल्यू R है, लेकिन
अगर मैं ये कहूँ R12 और ये यूनिट वेक्टर, ठीक है, यूनिट वेक्टर इस्तेमाल करें इसके लिए, तो R12 का मतलब है R लीड्स फ्रॉम 1 to 2। अगर हम इससे इस डायरेक्शन में जाएंगे तब वहाँ पे R12 होगा, और जब 2 से 1 की तरफ आएंगे तो 2 1, तो इसका वैल्यू हो गया, क्या हो गया इसका, आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, दैट इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है ये हमारा, लीडिंग फ्रॉम किसमें, 1 to 2, 1 to 2, इस डायरेक्शन से यहाँ जाएंगे तो 1 2 का इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह से R21, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये भी मेरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा, और लीडिंग क्या होगा, डायरेक्शन क्या होगा, फ्रॉम 2 to 1। एक बात और, इस पर जो फोर्स होगा, फोर्स एक्टिंग ऑन Q1 ड्यू टू Q2, मतलब हम लिख सकते हैं इस तरह से F फोर्स एक्टिंग ऑन 1 ड्यू टू 2, इस तरह से दिखाएंगे इसका नोटेशन। 2 जो चार्ज मेरा है, तो 2 पर जो फोर्स लगेगा वो हो जाएगा F फोर्स एक्टिंग ऑन 2 ड्यू टू 1, ये फोर्स होगा, ठीक है। इसके फोर्स को हम इस डायरेक्शन में दिखाएंगे, यहाँ पे जो एक्ट करेगा, और इसका हम इधर डायरेक्शन ले रहे हैं, राइट। तो F12 इसको यहाँ देते हैं, यहाँ देखिएगा F12 का मतलब क्या हुआ, अभी आपको बताया 12 मतलब होता है फोर्स एक्टिंग ऑन 1 ड्यू टू 2, फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2, ठीक है। फिर F21 मतलब फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू चार्ज 1, इसके बारे, ये हो जाएगा हमारा फोर्स, किसके लिए, शॉर्ट में कर देते हैं इसको आपको, ये हो जाएगा फोर्स ड्यू टू चार्ज Q2, ठीक है, ड्यू टू चार्ज Q1, 2 पर Q1 के चलते हो रहा है। अब इसका जरा सा गौर कीजिएगा, हम इसको लिख रहे हैं इसका वेक्टर फॉर्म, F12 फोर्स एक्टिंग ऑन 1 ड्यू टू 2, वेक्टर नोटेशन इस्तेमाल किया हमने, इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन, यहाँ पर जो आपका है ये R², ठीक है, ये तो डिस्टेंस, लेकिन अब देना है डायरेक्शन हमको। तो देख लीजिए कि फोर्स एक्टिंग ऑन 1 और ड्यू टू 2, एक्टिंग ऑन 1 और ड्यू टू 2, तो जो फोर्स इस पे लगा किस डायरेक्शन में लगाएगा, इधर से लगा रहा है, ठीक है, उसका डायरेक्शन ऑफ फोर्स इधर होगा, मतलब 2 to 1। तो जब 2 to 1 होगा तो यहाँ पर हमको देना पड़ेगा R2 to 1 विथ यूनिट वेक्टर, यही इसका वेक्टर फॉर्म है, इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन करने का कोई ज़रूरत नहीं है, और आपको हम कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाएंगे जो समझने में दिक्कत हो, क्लियर। ये दूसरा नंबर, अगर मैं बात करूं कि सर इसका बताइए, F21 का क्या लिखेंगे, फोर्स एक्टिंग ऑन 2 ड्यू टू 1, तो यहाँ पर भी वही होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 बाय R², और इस जगह क्या होगा, अब जरा सा देखिए 2 to 1, 2 पर जो फोर्स लग रहा है उसका डायरेक्शन इधर होगा, इधर होने का मतलब है क्या, 1 to 2, तो जो यूनिट वेक्टर होगा वो क्या हो जाएगा आपका 1 to 2, ये डायरेक्शन होगा। ये एक चीज़ और आप देख पा रहे होंगे, आपको मालूम है यूनिट वेक्टर का थोड़ा कॉन्सेप्ट याद होगा, तो R12 जो होता है, ठीक है, ये उसका अपोजिट है R21 का, मतलब इससे ये पता चला कि F12 इज इक्वल टू माइनस F21 होगा, अपोजिट हो, ये एक दूसरे के अपोजिट काम करता है, ठीक है। नीचे थोड़ा दिक्कत होगा, शायद देख भी पा रहे होंगे आप क्लियर इसमें, ठीक है, तो थोड़ा एडजस्ट करते हैं हम लोग। F12 F21 ये दोनों फोर्स पता चला, दिस इज द फॉर्म, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ, यही आपका कूलम्ब्स लॉ का वेक्टर फॉर्म है, कहीं कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है, हम जितना इजी से इजी हो सकता था उसको हम आपके लिए यहाँ पे समझाए हैं, ठीक है, इसको नोट कीजिए। और जहाँ कहीं भी दिक्कत हो तो मेरा एक रिक्वेस्ट आपसे रहेगा कि आप कमेंट सेक्शन में उस पर्टिकुलर चीज़ को, अपने ऑब्जेक्शन को, कि सर हमारे यहाँ पे डाउट है तो इसको बताइए, तो उसका जैसे भी होगा या तो उसका PDF आपको हम प्रोवाइड करेंगे, जिस तरह से भी संभव होगा हम आपको उसका सॉल्यूशन देंगे जिससे आपको दिक्कत ना हो, ठीक है, नोट कीजिए इसको। अब हम लोग डिस्कस करें लिमिटेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ। हर एक लॉ का अपना लिमिटेशन होता है और इसका भी लिमिटेशन है।
पहला तो लिमिटेशन ये है कि आपको बताया इसमें कि केवल इट इज अप्लीकेबल टू चार्ज एट रेस्ट। जब चार्ज रेस्ट में रहेगा तभी यहाँ पर अप्लाई होगा, ठीक है। चार्ज अगर मोशन में है तो ये अप्लाई नहीं करेगा। आपको क्वेश्चन उठ सकता है कि सर मोशन में रहेगा तब कहाँ फोर्स है। उसके लिए हम लोग लॉरेंज फोर्स होता है जो आगे स्टडी करेंगे। कूलम्ब्स लॉ जो अप्लीकेबल है ओनली फॉर द चार्जेज एट रेस्ट, मतलब जो दोनों चार्जेज हैं ये दोनों रेस्ट में होंगे तभी ये काम करेगा। दूसरा अप्लीकेबल टू पॉइंट चार्ज के लिए अप्लीकेबल होगा। तीसरा, ठीक है, इट इज़ नॉट अप्लीकेबल, इट इज़ ए शॉर्टर डिस्टेंस फोर्स। मतलब ये हो गया कि 10⁻⁻15 मीटर के पीछे काम नहीं करेगा, टू 10⁻18 मीटर, ये इसका रेंज है। 10⁻18 मीटर से आगे वर्क नहीं करेगा। और 10⁻⁻15 जो आपको पता है कि ये न्यूक्लियस का साइज है, ये न्यूक्लियस का साइज है 10⁻15 मीटर, इसके अंदर ये फंक्शन नहीं करता है। तो इसका रेंज यही है, ठीक है, शॉर्ट रेंज है, क्योंकि कंप्लीट रेंज यूनिवर्सल नहीं है। 18 क्रॉस करेगा काम करना बंद कर देगा, -15 से कम होगा तब पर ये फंक्शन नहीं करता है, ठीक है। तो इस तरह से हम 3 इसके जो आपका लिमिटेशन है उसको हम लोग डिस्कस किए। और अब हम कल का जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है उसको हम डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं, उसको देखिएगा। और फिर एक बार रिक्वेस्ट होगा कि आप वीडियो को ध्यान से देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और खुद लाभ उठाइए, जिससे मेरा उद्देश्य क्या है, इसका पर्पस यही है कि फिजिक्स को सिंप्लीफाइड फॉर्म में सभी स्टूडेंट के पास पहुँचे। जबकि अभी आप देख ही रहे हैं कि आपका जो है स्कूल कॉलेज सब बंद हैं, लॉकडाउन है, तो ऐसे सिचुएशन में घर पर रहकर ही आपको क्लास का जो एक एटमॉस्फेयर होता है, जो सिचुएशन होता है ऑनलाइन, वो हम रियल सिचुएशन प्रोवाइड करने का आपको हम कोशिश किए हैं, जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसका बेनिफिट उठा सकें, ठीक है। आगे चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, कल का जो मेरा पहला लेक्चर था उसमें 2 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आपको दिए गए थे प्रैक्टिस करने के लिए। इसका हम सॉल्यूशन इस वीडियो में प्रोवाइड कर रहे हैं। इसी तरह से जो जितने भी वीडियो मेरे बनेंगे उसमें हम आपको असाइनमेंट्स के तौर पे प्रैक्टिस के लिए कुछ न कुछ न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम हम आपको प्रोवाइड करेंगे, जिसका कि सॉल्यूशन आपको फिर हम नेक्स्ट वीडियो में देंगे, जिससे आप प्रैक्टिस करिए। और अगर प्रॉब्लम है तो उसको देखेंगे। अब बनाने के बावजूद भी आपको देखना है कि मैं उसको किस तरह से सॉल्व करता हूँ, उसके टेक्निक को, उसके मैकेनिज्म को समझना है। जैसे ये क्वेश्चन लीजिए, कहता क्या, कैलकुलेट द चार्ज कैरिड बाय 12.5 × 10⁸ इलेक्ट्रॉन। एक्चुअली ये बेस किस पर बेस्ड है, ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज फॉर्मूला एक सिंपल सा है, Q = NE। ये हमारा अप्लाई करेंगे इसको। यहाँ पर जरा देखिए कि n का वैल्यू कितना दिया हुआ, तो n का वैल्यू दिया हुआ 12.5, तो देंगे 12.5 × 10⁸ मल्टीप्लाई चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, तो चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। कूलम उसका यूनिट है, आपको मालूम ही है। अब इसको हम लोग थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो देखते हैं 12.5 16, और दोनों जो डेसिमल है, थोड़ा ये भी बीच में बच्चे बहुत बार डिफिकल्टी महसूस करते हैं, सर डेसिमल में हम क्या करेंगे, इसका भी हम थोड़ा आपको आसान तरीका बता रहे हैं। दोनों डेसिमल में 100 हुआ, और इस डेसिमल को क्या कीजिए, ये जो आपका पावर है इसका 8 प्लस यहाँ पर -19 है, ये आपका गया -11, राइट। और यहाँ पर आपका जो चार्ज की माइनस था तो ये माइनस में आ गया, इतना कूलम। आगे देखते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। 4 4 16, and now what happens to this, 25 5 × 4 20, तो -20 × 10⁻⁻11 कूलम। लेकिन थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में आपका आ जाएगा -2.0 × 10⁻⁻10, क्या हुआ, इतना कूलम। ये Q का वैल्यू हुआ। दिस इज ऑल अबाउट द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 1 दैट वाज गिवन इन द प्रीवियस लेक्चर्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं, इसको नोट डाउन कीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स वुड हैव टू बी रिमूव्ड फ्रॉम ए कॉपर पेनी टू लीव इट विथ ए पॉजिटिव चार्ज ऑफ इतना।
चाहिए क्या इसको, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, मतलब वैल्यू ऑफ n इज टू बी कैलकुलेटेड, इसको निकालना है आपको। फ्रॉम ए कॉपर पेनी टू लीव इट विथ ए पॉजिटिव चार्ज ऑफ, Q का वैल्यू आपको दिया हुआ है, Q का वैल्यू कितना है 8 इंटू 10 रेज टू दी पावर -7 कूलम, ये प्लस में दिया हुआ है, कह रहा है पॉजिटिव चार्ज है। इसका मतलब है कि जो हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का जो वैल्यू लेंगे वो हम निगेटिव में नहीं बल्कि पॉजिटिव में लेंगे, केवल वैल्यू लेंगे 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19, आपको पता है इतना कूलम इसका वैल्यू होता है। इसमें साइन का जरूरत है, केवल मैग्नीट्यूड से मतलब है। तो Q इज इक्वल टू आपको मालूम ही है कि NE होता है, Q का वैल्यू देंगे 8 इंटू 10 टू दी पावर -7, राइट, इज इक्वल टू N आपका नहीं है, मालूम करना है, और E का वैल्यू कितना हुआ 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19। आप फिर बार बार कर रहे हैं कि यहाँ पर हम क्यों लिए हैं A का माइनस नहीं लिए, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव ही तो पॉजिटिव फर्निश करेगा। N का वैल्यू मेरा आ जाएगा 8 इंटू 10 रेज टू दी पावर -7 अपॉन 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19, ये नंबर है। अब कई बार बच्चे यहाँ पूछते हैं कि सर अब हम क्या करें, कैसे ऊपर इसको करेंगे कैलकुलेट, सिंप्लीफाई कैसे करें। ये डेसिमल है, डेसिमल को हटाइए, ऊपर जाइए, यहाँ पर आ जाएगा 80 डिवाइडेड बाई 16 इंटू 10 रेज टू दी पावर कितना होगा -7 प्लस 19, -7 प्लस 19, तो ये हो गया आपका 12, मतलब इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो ये 5, दैट इज 5 इंटू 10 रेज टू दी पावर कितना 12, इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वुड हैव टू बी, उसमें से हमारा क्या होगा हटेगा, तब जाकर के टोटल मेरा उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। जैसे कि आपको बता ही चुके, ये आपका सॉल्यूशन हुआ क्वेश्चन नंबर 2। देख लीजिएगा किस तरह से हम सिंप्लीफाई करते हैं, और इसी तरह के क्वेश्चंस आपके बोर्ड में छोटे छोटे क्वेश्चन 1 मार्क्स के पूछे जाते हैं, तो उसके लिए आप प्रैक्टिस करिएगा इसको, ठीक है। यहीं तक रखते हैं इसको, आप इसको ठीक से देखिए।